Sir. Yes, come in. Good evening, sir. Sir, my name is Neha. I belong from Sri Ganganagar district of Rajasthan. It is very famous for its best quality quinoa production. I have completed my Bachelor of Science in Horticulture from Sri Konda Lakshman Telangana State Horticulture University, Hyderabad. Uh, in June 2023, sir. In my family, me and my mother, we are two members. My mother is a farmer, sir. She also rears some animals. My hobbies are cooking, traveling, and I also love to spend time with my pet animals, sir. An extrovert person, which makes me good in public dealing, sir. My goal is to become an agriculture field officer, sir, now. But ultimately in my life, I want to find stable and self-dependent. How Neva you help your mother in agriculture? Sir, my mother is not going into farm. She is just supervising them and also rearing animals, sir. So during animal rearing, I do milking with my mother. Okay. What is marketed, and production surplus? The marketed surplus which we have already sold in the market, marketable surplus which the out of total produced certificate produced, we minus our home consumption, then remaining will be marketable, and total production which we are getting, that is produced. Okay. Okay. Tell me about Jamabandi. As a AFO, you will demand it Jamabandi from farmers. May I answer in Hindi? Okay, sure. Okay. जमाबंदी एक रिकॉर्ड ऑफ लैंड है जो कि हम ई धरती वेबसाइट से निकालते हैं राजस्थान पर। और इसके अंदर सर जो जो एरिया है, प्लॉट नंबर है, वो लिखा होता है। और सर इसी के साथ में कौन इसके अंदर क्रॉप ग्रो कर रहा है, क्रॉप कौन सी वैरायटी की है, क्या इरिगेशन फैसिलिटीज है, इन सब के बारे में सर लिखा होता अगर आप एएफओ की हैसियत से जमाबंदी फार्मर से मांग रहे हैं और फार्मर इस जमाबंदी को आपकी बताई गई वेबसाइट या ई मित्रा से लेकर आता है, तो क्या आप उसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? है। सॉरी सर, बारे में ओके। रेगुलेशन है। टिलेज समझते हो क्या होता है? यस सर। कैन यू डिफाइन जीरो टिलेज? सर जीरो डिलेज के अंदर हम जो एरिया हमें जिसके अंदर हमें सोइंग करनी होती है, सिर्फ उसी लाइन के अंदर सर हम टिलेज करते हैं। और उसके साथ में ही सर सोइंग कर देते हैं, पूरे फील्ड के अंदर सोइंग नहीं करते, पूरे फील्ड के अंदर टिलेज नहीं करते। और मिनिमम टिलेज? मिनिमम टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज तो किया जाता है, बट सेकेंडरी टिलेज नहीं किया जाता है सर। वो लिमिटेड एरिया के अंदर या फिर लाइन ऑफ सोइंग जो है उसी। अगर हम लाइन में सोविंग करते सॉरी टिलेज करते हैं तो फिर वो जीरो टिलेज कैसे हो सकता है? टिलेज तो हमने कर दिया। सर हम जो सरफेस के ऊपर का मतलब वहाँ पर जो भी पिछली क्रॉप के रेजिड्यूज वगैरह होंगे, उनको अफेक्ट नहीं करते हैं सर। हम सिर्फ एक डेप्थ के अंदर सोइंग करने के लिए ही वहाँ पे टिलेज। कोई फार्मर कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने के इच्छुक है, तो वो किस तरह से शिफ्ट हो, आप कैसे उसको सजेस्ट करें? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग से डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने के तो बहुत नुकसान है सर। अभी हमने श्रीलंका का केस देखा था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी उन्हें कि वो कन्वेंशनल फार्मिंग से धीरे-धीरे शिफ्ट करें, या फिर अपने लैंड का जो एक पार्ट ऑफ एरिया है, वहीं से स्टार्ट करें। वो पूरा एकदम से शिफ्ट ना करें, या फिर एलाइड एक्टिविटीज़ को साथ में कंटिन्यू रखें, ताकि उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम रहे। गुड गुड गुड। अब देखो, कोई फार्मर अपने फार्म की लैंड को डेवलप करना चाह रहा है, तो उस लैंड डेवलपमेंट के लिए जो लोन लेगा, वो कौन सी कैटेगरी का लोन है टाइम वाइज अगर मैं बात करूं तो? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म? लैंड डेवलपमेंट के लिए है तो मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है। आप अपनी मदर की मदद करवाते हैं पशुओं के दूध वगैरह निकालने में। जैसे मैं कल को एक भैंस अपने और खरीदें और उसके लिए लोन लें, तो वो कौन से टर्म्स में आएगा? सर अगर हम भैंस खरीदते हैं तो हम पशु जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसी के अंदर पशु क्रेडिट कार्ड है सर, उससे ले सकते हैं। और इसी के साथ में सर राजस्थान के अंदर एक गोपाल क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है, इसके अंदर भी सर हम ले सकते हैं 1 लाख तक का बिना इंटरेस्ट का कोई लोन। अच्छा, ये लोन कैसा है ड्यूरेशन के हिसाब से, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म? इसका और नहीं है। अच्छा, आप अपने खेत में कोई मोटर पंप लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं,
तो वो टाइम रीपेमेंट के टाइम ड्यूरेशन के आधार पे कौन सी कैटेगरी में आता है? तो मोटर पंप के लिए लॉन्ग टर्म में पर मैं इस बारे में श्योर। चलिए ठीक है। क्रेडिट तो समझते होंगे आप, क्या होता है क्रेडिट? तो क्रेडिट जो भी पैसा हम किसान को प्रोवाइड करवाते हैं सर एज अ लोन जो हम उन्हें दे रहे हैं, क्रेडिट बोला। ठीक है। आप अपने खेत में कोई ऑयल सीड ग्रो करते हैं? यस सर, मस्टर्ड ग्रो कर। कौन सी ऑयल सीड ग्रो करते हैं? मस्टर्ड ग्रो करते हैं। और आप अपने फूड में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? सर फूड के अंदर मस्टर्ड ऑयल या फिर सर जो घी वो यूज़। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल आप अपने खेत का ही यूज करते हैं या फिर मार्केट से परचेज करते हैं? का ही निकल। ठीक है। 100 किलो आप सरसों बाजार में लेके गए, सॉरी एक्सपेलर पे लेके गए, और वहां से आप तेल निकलवा के लाएंगे तो कितना तेल मिल जाएगा आपको? सर उसका 40 to 45% ऑयल परसेंटेज, तो वो 40 केजी के लगभग। 40 के लमसम आपको मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल का कोई हार्ट पेशेंट के लिए फायदा या नुकसान? सर इसमें सैचुरेटेड फैट, सॉरी सर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं। ठीक है। आपके एरिया में कौन सी वेजिटेबल है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है? सर कैरेट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो लोकल मार्केट में की खपत हो जाती है या कहीं पर बाहर बेचा जाता है? सर एक्सपोर्ट भी किया जाता है कैरेट का हमारे श्रीगंगा से, और सर हरियाणा और पंजाब के अंदर भी जाता है, पर अभी सर किसान आंदोलन के चलते जो है दूसरे स्टेट्स के अंदर जा नहीं पा रहा है, इसके लिए सर प्रोड्यूस मार्केटिंग काफ़ी गिर चुकी है, 1 से 3 रुपए किलो। अच्छा, ये कैरेट है वो अपने इंडिया के ही अदर स्टेट में जाता है या किसी अदर कंट्री में भी जाता है? सर अदर कंट्री, भूटान। ठीक है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, इसका मेजर जो एक्सपोर्ट कंट्री है वो कौन सी है? मतलब कौन सी कंट्री में अपने उसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? और नहीं। ठीक है। अभी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है इंडिया की, आपको क्या लगता है वो सेटिस्फैक्टरी है या अभी इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं है कि अभी फार्मर बहुत ही स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं। तो उनके ऊपर अगर उनको एक साथ में लाके एफपीओज़ के अंदर लाके अगर वर्क किया जाए, अगर हम सर ग्रामीण एरिया के अंदर जाते हैं, मैं भी ग्रामीण एरिया से ही बिलॉन्ग, तो वहाँ पर अभी इतना एफपीओज़ वगैरह के ऊपर फोकस नहीं है सर गाँव के लोगों का, तो उस तरीके से सर बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ा। आपने जो आपका बर्थ पैलेस है वो नॉर्थ इंडिया है और आपने एजुकेशन साउथ इंडिया से लिया है, तो अगर यहाँ दोनों के फार्मर के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कितना डिफरेंस है एम्पावरमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो? काफ़ी डिफरेंस है सर। यहाँ के एरिया के अंदर सर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, लैंड एक लेवल के अंदर है सर, तो हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और फार्मर की इनकम भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन तेलंगाना के अंदर जो सर मैंने देखा था अपनी इंटर्नशिप के दौरान, वहाँ पे उनके अंदर सर लैंड एरिया काफ़ी है, काफ़ी कम है उनके पास में, और वो एक छोटा-छोटा क्यारी बनाकर उसके अंदर करते हैं, और उनके पास में मैकेनाइजेशन भी काफ़ी कम है सर। तो वो मैंने उनको देखा है कि हम टिलेज करते हैं तो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो टिलेज के लिए या तो अपने एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं या फिर वो सेल्फ करते हैं, मैन पावर का यूज़। तो मैकेनाइजेशन का मेन प्रॉब्लम है। नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से अगर अपने कंपैरिजन करें तो नेचर कहाँ पे मेहरबान है, जहाँ आप रहते हैं वहां पे या फिर जहाँ आपने एजुकेशन किया तेलंगाना में वहां पर? तेलंगाना जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सर अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होता, और सर रेनफॉल भी वहाँ का हमारे कंपेयर। वहां के लोग ज्यादा मेहनती है या फिर आपके यहाँ के लोग ज्यादा मेहनती है? हर कोई अपना 100% देता है, मैं अच्छा। नहीं, मैंने सुना है कि जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज मेहरबान होते हैं वहाँ के लोग थोड़े कम एफर्ट्स लगाते हैं, कि क्या ये बात ठीक है? मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है इस चीज़ को, मुझे ऐसा। चलिए ठीक है। चलिए मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। आप घर पे जो पशुपालन कर रहे हैं, तो आप घर पे गाय रख रहे हैं भैंस रख रहे हैं? सर हमारे पास में ग्रेडेड मुर्रा भी है, और इसी के साथ में सर का क्रॉस मार्क गाय और गिर गाय। ठीक है। जो मुर्रा भैंस है उसका पर डे का आपके कितने लीटर दूध मिल जाता है? लगभग 15 से 16 लीटर। मार्केट में किस रेट सेल आउट होता है?
फिर लगभग 35 से 40 की। अच्छा, अगर आप एज ए ग्रेजुएट किसी फार्मर को सजेशन देना चाहेंगे तो केटल का देना चाहेंगे या बफेलो का देना चाहेंगे? सर अगर वो प्रोसेसिंग करना पसंद करेंगे जैसे कि घी वगैरह बनाना, वो सर मैं बफेलो का दूँगी क्योंकि उसके अंदर मिल्क फैट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मिल्क ही सेल करना चाह रहे हैं तो मैं सर काऊ का दूँगी। काऊ को कंपैरेटिवली पालना सर बफेलो के कंपैरिज़न में ईज़ी है और सर वो फॉडर भी कम खाती है और कम इसके अंदर। और आपके हिसाब से हमें क्रॉस ब्रीड या देसी ब्रीड या जो एग्जोटिक ब्रीड है उसमें से कौन सी ब्रीड को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? सर एक्सोटिक ब्रीड तो हम यहाँ हमारे एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। फिर उनकी जो टॉलरेंस है वो इतना अच्छा, क्लाइमेट भी उनके लिए। और अगर सर हम कमर्शियली बात करें, अगर हमें दूध बेचना है तो सर हमें क्रॉस ब्रीड के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर हम सेल्फ कंजप्शन पे, हेल्थ पे फोकस करते हैं तो सर हमें हमारी जो इंडियन कैटल्स हैं उनके साथ में जाना है। हमारे इंडियन कैटल्स का A2 मिल्क है सर जो कि बेनिफिशियल। अगर हम दूध बेच रहे हैं तो किसी को तो कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो हमें उनकी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? फिर जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा मोटिव सर प्रॉफिट कमाना होता है। आई फॉर्म नाम सुना आपने? आई फॉर्म, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट। आई फॉर्म कहता है कि खुद की भी केयर करो और लोगों के हेल्थ की भी केयर करो, है ना? तभी हम अच्छा खा पाएंगे और अच्छा खिला पाएंगे। तो हमें उस प्रिंसिपल पे रहना चाहिए या फिर इस प्रिंसिपल पे रहना चाहिए कि कमर्शियल कर रहे हो तो कुछ भी सेल आउट कर दें अपने, और खुद खा रहे हैं तो अच्छा खाएं? सर ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि किसका क्या मोटिव है सर। अगर कोई सोशली वर्क करना चाहता है तो वो हम इसके साथ में जा सकता है दूसरों को मेंटेन। ओके। आई फॉर्म के 4 प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, जानते हो उनको? अवेयर नहीं हूँ। बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, जरूर देखिएगा। जैसे नेहा आपने बताया कि सर कैटल की रेयरिंग ठीक है, इजी है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है? सर अभी कैटल रियरिंग के लिए राजस्थान सरकार के अंदर तो गोपाल कार्ड है और पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है सर उससे वो रक्ष। एक पर्टिकुलर ही मतलब कि कैटल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलाएगी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आपको पता हो तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ठीक है। आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? व्हाई नीड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? सर जब भारत के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1950, तब सर जो मोस्टली जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही थी या बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो अमीरों को मिल रही थी सर। और इसकी वजह से कहीं न कहीं इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने ये डिसाइड किए, कुछ सेक्टर्स डिसाइड किए हैं सर, जिसकी वजह जो कि हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है सर। इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन व एक्सपोर्ट आते हैं सर। और इसके अंदर हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपने 40% लोन जो हैं वो देने पड़ेंगे इन सेक्टर्स के अंदर। और इसी के साथ में सर जो स्मॉल बैंक्स हैं, इसी के साथ में जो आरआरबीज हैं उनको 75% इन सेक्टर्स के अंदर। ओके। एक चीज यानी कि आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि फॉरेन बैंक जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर क्रेडिट नहीं देता है, ऐसा क्यों? जबकि हमने फॉरेन बैंक को भी आरबीआई पीएसएल के अंदर रखा हुआ है, पीएसएल के अंदर वो एग्रीकल्चर को क्रेडिट नहीं देते, क्रेडिट कहा जाता है, उसका वेटेज बढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? ज़्यादा अवेयर तो नहीं हूँ पर मैं एक स्केच ड्रॉ कर सकती हूँ कि शायद एग्रीकल्चर के अंदर एनपीए होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सर, क्योंकि जो रेगुलर इनकम है वो नहीं आ पाती है नेचुरल कैलेमिटीज से, तो शायद इस तरह से वो नहीं। ओके। एक आपने क्रेडिट एनालिसिस के बारे में सुना हो, क्या है क्रेडिट एनालिसिस? यस सर, लीड बैंक स्कीम के अंदर तो भी जिस एरिया के अंदर जिस बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा होती है सर उसको लीड बैंक बोल दिया जाता है और वही उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर रेगुलेशन भी। चेक और डीडी? सर चेक जो होता है वो एक कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है सर, लेकिन डीडी जो है वो एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। अगर अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं तो सर चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा, लेकिन डीडी एक बार बनने के बाद में कैंसिल।
ईडी के लिए बैंक अलग से कुछ चार्जेस भी लेता है, लेकिन चेक जो है उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस नहीं। ओके, क्या समझते हैं? Why need nationalization? सर बैंक नेशनलाइजेशन जो है वो 1950 के अंदर और 1980 के अंदर 2 चरणों के अंदर सर किया गया था। और इसके अंदर सर पहले 1959 के अंदर जो 14 बैंकों को नेशनलाइज़ कर दिया गया था और बाकी 6 बैंकों को जो है वो 1980 के अंदर किया गया था सर। और नेशनलाइजेशन सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल बैंकों के ऊपर लाने के लिए, ताकि जो क्रेडिट सपोर्ट है वो सबको इक्वल मिल सके, इसके लिए सर रिक्वायर्ड था। नेहा, जब आपने आईबीपीएस सीएफओ के लिए अप्लाई किया उस टाइम आपसे बैंक प्रायोरिटी पे रखे थे, आपने कौन सा बैंक प्रायोरिटी पे रखा? फिर मैंने पंजाब नेशनल। और पंजाब नेशनल बैंक का भी पीछे कुछ टाइम यानी कि मर्जर हुआ था, कौन कौन से बैंक इसके मर्जर में शामिल थे? ओके, व्हाई नीड मर्जर की नीड क्यों पड़ी बैंकों को? सर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ में क्रेडिट जो है वो प्रॉपर ना होने की अगर बैंक मर्ज कर दिए जाते हैं, और कस्टमर बेस भी अगर सर नैरो हो जाता है तो भी बैंक की मर्जी। ओके, ओके नेहा, आपसे लास्ट क्वेश्चन है। हमें आपके एरिया में घूमने का मौका मिल जाए और आपने अपनी जो हैबिट बताई वो बताई कुकिंग, तो हम आपके घर आते हैं तो हमें क्या कुक करके खिलाएंगे आप? सर मैं हमारे एरिया का फेमस सरसों का साग और रोटी आपको ज़रूर कुक करके। अच्छा, आपके एरिया में सरसों का साग फेमस है। सरसों का साग कैसे तैयार होता है? मतलब इसमें क्या आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? पहले सरसों को बॉयल कर लिया जाता है, सरसों के साथ में पालक और सर बथुआ मिक्स करके हम बॉयल कर लेते हैं। और उसके बाद में सर हम अलग से तड़का तैयार करते हैं, जिसके अंदर प्याज, लहसुन, टमाटर को अच्छे से फ्राई किया जाता है। उसके बाद में सर जो बॉइल्ड था हमारा, उसके अंदर से थोड़ा-सा छाछ और बेसन मिलाकर हम उसको अच्छे से ग्राइंड करके और इस मसाले के अंदर काफ़ी लंबी टाइम के लिए पकाते हैं सर। और हमारे यहाँ का फ़ेमस ये है कि क्योंकि हम इसको चूल्हे के ऊपर पकाते हैं सर, तो इससे इसका टेस्ट इन्हेंस। और जो यूटेंसिल लेते हैं वो कोई ट्रेडिशनल होते हैं या कोई मतलब जो नॉर्मल होते हैं वही अपने? सर पहले मिट्टी के बर्तन मैंने अपनी दादी के टाइम में देखे हैं, लेकिन अभी तो सर यही सिल्वर के बर्तनों में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू नेहा, गुड लक। एंट्री बहुत अच्छी है, इम्प्रेसिव है, एटीट्यूड इम्प्रेसिव है, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी इम्प्रेसिव है, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। मैं पिछले इंटरव्यू में लगभग आपका 13-14 के पास था, लेकिन इस बार 15 प्लस विचार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट इंटरव्यू तक मुझे उम्मीद है कि आप अपने नॉलेज में ऐड ऑन करेंगे कुछ जो लोकल चीजें हैं, जैसे जमाबंदी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस। गुड, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। उसके अलावा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फार्मर में आपने ठीक डिफरेंस बताया, अच्छा डिफरेंस बताया, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और उसके अलावा मैंने आपसे जीरो टिलेज पूछा, वो आपने अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया। जीरो टिलेज में कोई टिलेज नहीं होता, डायरेक्ट सोविंग होती है। कोई टिलेज नहीं होगा ना, उस लाइन में भी टिलेज नहीं होगा जिस लाइन में सोविंग होनी है, डायरेक्ट उस लाइन में सोविंग ही होगी। ठीक है, और लाइन लाइन में सोविंग कर रहे हो तो वो क्या है, कंजर्वेटिव टिलेज है, बीच के एरिया को आप नहीं छेड़ते हैं, जो आप बता रहे थे ना वो कंजर्वेटिव टिलेज है। ठीक है, तो जीरो टिलेज आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा टिलेज देख लो, बहुत कॉमन सा आपका टॉपिक है। मतलब वैसे आपको पता होता है, लेकिन हो सकता है जिस समय पूछा जाता है उस समय कुछ चीजें हैं वो मिक्सअप हो जाए। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपने अच्छा बताया, बट और भी अच्छा कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि एक बार ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं उस समय शुरू में प्रोडक्टिविटी डाउन होती है ना, एक टाइम के बाद क्या है वो वापस सेचुरेशन पे चली जाती है या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक साथ पूरे फार्म में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएंगे तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिससे फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाएगी। वो आपने बोला कि कुछ पीस ऑफ लैंड में वो अप्लाई करें, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपेंड कर दें, बाकी सब ठीक था। उसके अलावा हम बात करें कुकिंग को लेके, अच्छा बोला, क्योंकि एग्जामिनर या पैनल जो है वो अच्छे मूड में हो सकता है, जॉली मूड में हो सकता है। और उसके अलावा ठीक है, बाकी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं।
एक आपने अपने इंटरेस्ट में शायद एनिमल्स का भी डिस्कस किया था, पेट एनिमल्स का, तो उनका आप अच्छे से ध्यान रखिए। हमने क्वेश्चन नहीं किया था टाइम की किल्लत होते हुए, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और दूसरा एक आप देखो, पहले इंडिया में जो एग्जोटिक ब्रीड है वो बढ़ी, फिर उनकी संख्या क्या होगी, घटी, क्योंकि लोगों के पास गलत मैसेज था कि एग्जोटिक ब्रीड है वो प्रोडक्शन ज्यादा, बिल्कुल प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल नहीं है, ये ठीक था। जो क्रॉस ब्रीड है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्शन के कमर्शियली, लेकिन आपसे पूछ ले तो आपको ये वो सजेशन नहीं देना है कि खुद खाओ पियो तो देसी, है ना। तो आप बोलोगे देसी या क्रॉस ब्रीड है, दोनों में से फार्मर को अपनाना चाहिए। तो वो बोलेंगे यूं कि ऐसा क्यों भाई, दोनों कैसे? तो आप बोलोगे देसी ब्रीड के मिल्क का प्राइस ज्यादा मिलता है और क्रॉस ब्रीड के मिल्क का प्राइस कम मिलता है, बट क्रॉस ब्रीड का मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और बफेलो का आप बोलोगे कोई फार्मर जिसका इनपुट अच्छा है उसको रखना चाहिए, या जो प्रोसेसिंग करना चाहता है उसको रखना चाहिए, ठीक आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं थी, मेरी तरफ से गुड है। नेहा इंट्रोडक्शन गुड, हाई कॉन्टेक्ट गुड था, स्माइल एकदम ओके, हार्ड की आप स्माइल के साथ किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया, फार्मर के रेस्पेक्ट में नहीं बोल सकते क्रेडिट को। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन पर्पज विद सम इंटरेस्ट रेट, किसी भी पार्टी को अगर दिया जाता है, बैंक कमिटेड रहता है, तो उसको हमको क्रेडिट बोलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आपने कैटल के बारे में ज्यादा जिक्र किया, तो मैंने आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में थोड़ा पूछा, तो इसके बारे में अपडेट कर लेना। और क्रेडिट एनालिसिस के बारे में आपसे पूछा, क्रेडिट एनालिसिस जब भी हम लोग लोन के लिए जाते हैं तो मैनेजर हमारे से क्रेडिट एनालिसिस की कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे 5C प्रिंसिपल है, 3R प्रिंसिपल है, 7P प्रिंसिपल है, रिस्क बियरिंग। 3R में जैसे अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या क्या है, तो इनसे हम लोग जज करते हैं कि क्या उसके पास इतना कैपिटल है कि वो वापस से लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोग बता सकते थे, लेकिन आपने इसको मिस किया। लीड बैंक स्कीम को आपने मिस किया। उससे खैर बताया था थोड़ा सा लीड बैंक स्कीम के बारे में। हाँ, लीड बैंक स्कीम के बारे में आप थोड़ा सा, ये चेक और डीडी के बारे में आपने ठीक बताया। और एक मैंने आपसे नेशनलाइजेशन का क्वेश्चन किया था, उसमें आपने ईयर गलत मेंशन किया। हाँ, आपने 59 मेंशन किया था, तो उसको थोड़ा सा आप डेटा रहे तो उसको बिल्कुल सही आपका किसी तरीके का, ठीक है। और एक आपने, जैसे मैंने आपके PSL पूछा प्राइवेट सेक्टर के बारे में, उसमें आपने हाउसिंग ऐड नहीं किया, हाउसिंग भी हम ऐड करते हैं।